हेलो फ्रेंड्स। वर्तमान भारतीय समाज में हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था भारतीय विचारक। हमने दो भारतीय विचारकों के बारे में पढ़ लिया था, स्वामी विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर। आज हम पढ़ेंगे महात्मा गांधी के बारे में। ये भी एक भारतीय विचारक हैं और इनके बारे में आप लोग काफ़ी कुछ जानते भी हैं। ठीक है, तो इनके बारे में जान लेते हैं थोड़ा बहुत। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर, जो कि गुजरात में है, यहाँ पर हुआ था। 13 वर्ष की अवस्था में गांधी जी का विवाह कस्तूरबा गांधी से कर दिया गया था। ठीक है, तो याद रखना कि इनका जो विवाह था वो 13 वर्ष की अवस्था में ही कर दिया गया था। गांधी जी ने भारतीयों की दशा सुधारने के लिए विशेष प्रयास किए। अब हम देख लेते कि इन्होंने क्या क्या प्रयास किए थे और इनके अनुसार शिक्षा का अर्थ क्या है। ठीक है, 2019 में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि गांधी जी के अनुसार शिक्षा का अर्थ क्या है। ये आपको ये डेफिनेशन दी जाएगी और पूछा जाएगा कि ये किसने कहा है। ठीक है, तो गांधी जी के अनुसार शिक्षा से अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा की सर्वांगीण और सर्वोत्तम विकास से है। ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी जाती है। ठीक है, आपको टैट में भी हूबहू देखने को मिल जाएगी। और आप कैसे याद करेंगे, तो आत्मा शब्द याद रखिएगा। ज़्यादातर जो आत्मा से संबंधित जो डेफिनेशंस हैं वो महात्मा गांधी की हैं। ठीक है, तो ऐसे भी आप ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। और इन्होंने 3 चीज़ें कही हैं, शरीर, मस्तिष्क और आत्मा। तो इन तीनों चीज़ों को याद रखना। ठीक है, खाली आत्मा मिले तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन अगर शरीर, मस्तिष्क और आत्मा तीनों ही मिल रहा है तो समझ जाओ कि गांधी जी ने ऐसा कहा है। ठीक है, तो गांधी जी के अनुसार शिक्षा का अर्थ क्या है कि शिक्षा से अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा की सर्वांगीण और सर्वोत्तम विकास से है। ठीक है, ये महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा का अर्थ है। बुनियादी शिक्षा का प्रारंभ जो था वो गांधी जी ने ही किया था। कई बार क्वेश्चन आता है कि बुनियादी शिक्षा के जनक किसे माना जाता है, तो गांधी जी को बुनियादी शिक्षा का जनक कहा जाता है। ठीक है, तो बुनियादी जो शिक्षा है वो किसने प्रारंभ की थी, तो महात्मा गांधी ने की थी। इनके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए, तो पहला उद्देश्य है जीविकोपार्जन का उद्देश्य। ठीक है, जो जीवन यापन हम कर सकें ऐसी शिक्षा होनी चाहिए। दूसरा है सांस्कृतिक उद्देश्य में क्या है कि शिक्षा के द्वारा भारतीय संस्कृति को विकसित करना। ठीक है, तो ये शिक्षा का सांस्कृतिक उद्देश्य है। चारित्रिक विकास, ठीक है, कि किसी भी मनुष्य के चरित्र का निर्माण हो, शिक्षा ऐसी होनी चाहिए। शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक विकास शिक्षा के द्वारा हो। तो ये शिक्षा के कुछ उद्देश्य हैं जो महात्मा गांधी ने बताए हैं। अब इनके अनुसार पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, क्या क्या सब्जेक्ट उसमें शामिल होने चाहिए, वो देख लेते हैं। गांधी जी ने अपने पाठ्यक्रम में हस्तशिल्प, आपने देखा होगा जो छोटे मोटे काम होते हैं, ठीक है, जैसे बुनाई का, कताई का, ये सब हस्तशिल्प में आ जाता है। ठीक है, तो गांधी जी ने अपने पाठ्यक्रम में हस्तशिल्प, कृषि, चर्म कार्य, गृह विज्ञान, संगीत, गणित, कताई बुनाई, मत्स्य पालन, शारीरिक शिक्षा आदि को स्थान दिया है। तो आप समझ गए होंगे कि इन्होंने अपने पाठ्यक्रम में किन किन चीज़ों को स्थान दिया है। तो हस्तशिल्प इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है, कताई बुनाई, मत्स्य पालन ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अभी तक किसी ने पाठ्यक्रम में ये चीज़ें शामिल नहीं की थी। और हस्तशिल्प ज़रूरी भी है, क्योंकि कई आपने देखा होगा छोटे छोटे बिजनेस होते हैं, कहीं पर हल टोकरियाँ बनाई जाती हैं, कहीं पर पॉलीथीन का काम होता है, मतलब बहुत छोटे छोटे काम होते हैं। ठीक है, वो मतलब बहुत बड़ी इंडस्ट्री में नहीं हो सकते ऐसे कार्य, तो ऐसे कार्य आपके हस्तशिल्प में आ जाते हैं। ठीक है, तो गांधी जी ने कौन कौन से सब्जेक्ट शामिल किए थे इसमें, तो हस्तशिल्प, कृषि, चर्म कार्य, गृह विज्ञान, संगीत, गणित, कताई बुनाई, मत्स्य पालन, शारीरिक शिक्षा, ये सारे सब्जेक्ट इन्होंने इंक्लूड किए थे। और सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये है कि गांधी जी सभी विषयों की शिक्षा मातृभाषा में देना चाहते थे। ठीक है, अगर वो क्या चाहते थे कि अगर किसी बच्चे को आप समझा रहे हैं, चीज़ों को बता रहे हैं, तो उसकी मातृभाषा में उसे सिखाइए, तब वो ज़्यादा चीज़ों को समझ पाएगा। जैसे क्या कि हम लोगों की मातृभाषा हिंदी है, ठीक है, और हिंदी भाषी क्षेत्र में भी हम लोग रहते हैं। अगर हमें कोई तमिल भाषा में सिखाए तो हम नहीं समझ पाएंगे, चीज़ों को उतने अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। इंग्लिश में भी समझाते हैं तब भी हम उतने अच्छे से नहीं समझ पाते जितने अच्छे से हम हिंदी में समझ लेते हैं। तो यही गांधी जी ने कहा कि जितने भी बच्चे हैं उन्हें जिन भी विषय को आप पढ़ा रहे हैं उनकी मातृभाषा में शिक्षा दी जाए, तभी वो चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हैं। अब इनके अनुसार शिक्षण विधियाँ कैसी होनी चाहिए वो भी देख लेते हैं। गांधी जी का मानना था कि शिक्षण विधि ऐसी हो जिसमें बालक स्वयं करके सीखे, अपने अनुभव से सीखे, निरीक्षण करे, प्रयोग करे और स्वाध्याय करे। ठीक है, तो इन्होंने शिक्षण विधियों में किसे शामिल किया है कि ऐसी शिक्षण विधि हो जिसमें बालक स्वयं चीज़ों को करके सीखता है, अपने अनुभव द्वारा सीखता है और निरीक्षण के द्वारा, कि दूसरा कोई काम कर रहा है उसका निरीक्षण कर रहा है, उसके द्वारा सीख रहा है, प्रयोग करके चीज़ों को सीख रहा है और स्वाध्याय करके चीज़ों को सीख रहा है। तो ये शिक्षण विधि महात्मा गांधी के अनुसार है। शिक्षा का पाठ्यक्रम तो आप सभी को पता ही चल गया कि शिक्षा का जो माध्यम होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, मातृभाषा में दी जाए शिक्षा। तो शिक्षा का माध्यम सिर्फ एक और एक है, वो है मातृभाषा। चाहे अगर आप हिंदी भाषी क्षेत्र में रहते हैं तो हिंदी आपकी मातृभाषा हो जाएगी, तमिल भाषी क्षेत्र में रहते हैं तो तमिल हो जाएगी आपकी मातृभाषा। तो ऐसे, ठीक है, तो शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होनी चाहिए। अब शिक्षक और छात्र संबंध कैसा होना चाहिए, वो महात्मा गांधी ने क्या कहा है कि बालक शिक्षा का केंद्र बिंदु है, उसे स्वाध्यायी व लगनशील होना चाहिए। छात्रों को सदैव सादा जीवन, उच्च विचार रखने चाहिए।
शिक्षक एक मार्गदर्शक है, शिक्षक विद्वान व सदाचारी हो तथा अपने विषय में प्रवीण हो। ऐसा कहना किसका था? तो महात्मा गांधी का कहना था कि जो बालक को इन्होंने केंद्र बिंदु में रखा है कि बालक को ये आप चीज़ें सिखा रहे हैं उसी के अनुसार पाठ्यक्रम होना चाहिए, क्योंकि वो केंद्र बिंदु में है। उसे स्वाध्यायी होना चाहिए और लगनशील होना चाहिए किसी भी चीज़ को लेकर। और जो छात्र हैं उनका जो जीवन है वो सादा जीवन होना चाहिए और उच्च विचार रखने चाहिए उन्हें। और जो शिक्षक है वो एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करेगा। जो शिक्षक है वो हमेशा विद्वान होना चाहिए, बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा होना चाहिए इन कंपैरिजन टू स्टूडेंट्स। ठीक है, तो काफ़ी शिक्षित होना चाहिए, वो सदाचारी होना चाहिए, अच्छे गुण रखता हो वो। ऐसा ना हो कि वो खुद गाली वगैरह देता हो बच्चों के सामने, तो ऐसा शिक्षक नहीं होना चाहिए। और अपने विषय में जो भी सब्जेक्ट वो पढ़ा रहा है उसमें प्रवीण हो। तो ऐसा कहना था महात्मा गांधी का। गांधी जी ने गांधी जी ने भी स्त्री व जन शिक्षा की बात की, मतलब इन्होंने भी सपोर्ट किया था स्त्री शिक्षा को और जन शिक्षा को, तो ये चीज़ भी याद रखना। अनुशासन के बारे में क्या कहा? दमनात्मक की बजाय प्रभात्मक अनुशासन के ये पक्ष में थे। ऐसा ना हो कि बच्चों को आप मारें पीटें, ऐसा आप दंड दे सकते हैं, ऐसा अनुशासन रख सकते हैं जिसमें आपका प्रभाव झलके। ठीक है, तो दमनात्मक की बजाय प्रभात्मक अनुशासन के पक्ष में थे ये। गांधी जी ने कहा था कि शारीरिक दंड से छात्र व शिक्षक के मध्य आत्मीयता का संबंध नहीं बन पाता है। अगर कोई टीचर है बच्चों को बहुत मारता पीटता है तो बच्चे हमेशा उससे डरेंगे, चीज़ों को पूछेंगे नहीं, ठीक है, हिचकाएंगे, ठीक है, तो चीज़ों को नहीं समझ सकते इतने अच्छे से और उनके संबंध भी अच्छे नहीं पाए जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा महात्मा गांधी का कहना था कि आप प्यार से समझाइए बच्चों को, ऐसे समझाइए वो थोड़ा प्रभाव पड़े उनके ऊपर। ठीक है, ऐसे अनुशासन के वो पक्ष में थे। अब इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वर्धा सम्मेलन, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसे अच्छे से पढ़ेंगे बारे में। तो गांधी जी ने 1937 में वर्धा शिक्षा सम्मेलन में बुनियादी शिक्षा योजना को प्रस्तावित किया। क्वेश्चन 1 नंबर में काफ़ी बनता है कि वर्धा शिक्षा सम्मेलन कब हुआ? तो 1937 में हुआ था। किसने किया था? तो गांधी जी की अध्यक्षता में हुआ था। और इसमें किस चीज़ को प्रस्तावित किया गया? तो बुनियादी शिक्षा की जो योजना थी उसे प्रस्तावित किया गया था। गांधी जी ने जिस बेसिक शिक्षा की नींव रखी उसकी विशेषताएं निम्नलिखित थीं। तो बेसिक शिक्षा की अगर बात होती है, बुनियादी शिक्षा को ही हम बेसिक शिक्षा भी कह सकते हैं, तो ये दोनों ही चीज़ें किसकी हैं? गांधी जी की देन है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। 1937 में वर्धा शिक्षा सम्मेलन हुआ था जहाँ पे बुनियादी शिक्षा योजना या बेसिक शिक्षा योजना को प्रस्तावित किया गया था। और इस बेसिक शिक्षा में क्या क्या होनी चाहिए, क्या क्या विशेषताएँ होनी चाहिए, वो बता देते हैं जो महात्मा गांधी के अनुसार होनी चाहिए। कि बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाए। ठीक है, तो बेसिक शिक्षा में एक पहली चीज़ यही थी कि बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाए, जैसे कि आज दी भी जा रही है। बच्चे जो हैं वो शिक्षा प्रणाली का केंद्र हों। आज से जो बच्चे हैं वो शिक्षा प्रणाली के मुख्य केंद्र होते हैं। पहले टीचर हुआ करता था, लेकिन आजकल कौन है? तो वो बच्चे हैं। तीसरा क्या है कि शिक्षा बालक में मानवीय गुणों का विकास करे। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि जो बालक में मानवीय गुणों का विकास कर सके। समाज सेवा की भावना विकसित की जाए बच्चों में। ऐसी शिक्षा की व्यवस्था हो कि बालक शिक्षा समाप्त करके किसी रोजगार में लग जाएं। लेकिन ऐसी व्यवस्था आज के समय में नहीं है। आज के समय में हमें काफ़ी एग्ज़ाम की तैयारी करनी पड़ती है, काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है, तब जाके हमें कभी जॉब वगैरह मिलती है। लेकिन ये क्या चाहते थे कि ऐसी शिक्षा की व्यवस्था हो कि जैसी बच्चे की शिक्षा समाप्त हो वैसी उनकी जॉब लग जाए, है ना। ये काफ़ी अच्छी चीज़ थी। तो यहाँ पर गांधी जी के विचार कंप्लीट होते हैं। अब हमारे नेक्स्ट जो विचारक हैं वो हैं गिजुभाई बघेला। काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इनका नाम आपने खाली यहीं पर आप सुनेंगे, इससे पहले आपने शायद सुना हो इनका नाम, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और इनसे क्वेश्चन भी काफ़ी बनते हैं। गिजुभाई बघेला का जन्म 15 नवंबर 1885 को चित्तल, सौराष्ट्र में हुआ था। बाल समस्या को शिक्षा दर्शन में प्रमुख स्थान देने में गिजुभाई बघेला का अमूल्य योगदान रहा है। ठीक है, तो गिजुभाई बघेला का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो 15 नवंबर 1885 को चित्तल, सौराष्ट्र में हुआ था। बाल समस्या को इन्होंने क्या किया था? शिक्षा दर्शन में प्रमुख स्थान दिया था, इसलिए इसमें जो है अमूल्य योगदान रहा है गिजुभाई बघेला का। इनके अनुसार शिक्षा का अर्थ क्या होना चाहिए, इस चीज़ को देख लेते हैं। इनके अनुसार शिक्षा का अर्थ क्या है? तो गिजुभाई शिक्षा को बाल केंद्रित शिक्षा के रूप में मानते थे। उनका कहना था बालक पुस्तकों व विषय क्षेत्र से सीखने की अपेक्षा स्वयं के मूर्त व यथार्थ अनुभवों की रचना में जुटा रहता है। कहने का मतलब है कि ये कहना चाहते थे कि जो बच्चे होते हैं वो पुस्तकों से इतना नहीं सीखते जितना वो खुद स्वयं चीज़ों को करके सीखते हैं। ठीक है, वो खुद ही अपने अनुभव लेते रहते हैं। जैसे कि किसी बच्चों के अगर छोटे में वो आग को छूने की कोशिश करता है, एक बार वो जल जाता है तो दोबारा उसमें कभी हाथ नहीं डालता, क्योंकि उसे पता कि उसे क्या होगा, उससे वो जल सकता है। ठीक है, तो ऐसे करके वो अपने अनुभवों की रचना में जुटा रहता है बच्चा। ऐसा कहना था गिजुभाई बघेला का। गिजुभाई बघेला ने शिक्षा से संबंधित 14 पुस्तकें लिखी, जिसमें दिवा स्वप्न अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तो याद रखना कि गिजुभाई बघेला ने टोटल कितनी पुस्तकें लिखी थी शिक्षा से संबंधित? तो 14 पुस्तकें लिखी थी, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है दिवा स्वप्न। तो क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि दिवा स्वप्न नामक जो पुस्तक है वो किसने लिखी है? तो वो गिजुभाई बघेला ने लिखी है। इस चीज़ को याद रखना। इनके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो शारीरिक विकास,
मानसिक एवं सृजनात्मक शक्तियों का विकास, नैतिक मूल्यों का विकास और कुशल नागरिक बनाना बच्चों को, ये शिक्षा के उद्देश्य होने चाहिए। इनके अनुसार पाठ्यक्रम में क्या क्या चीज़ें शामिल होनी चाहिए? तो क्रियाकलाप, भूगोल, संगीत, नाटक, शैक्षिक भ्रमण, कहानी, खेल आदि पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। दूसरा क्या कहा कि गिजू भाई बच्चों की मनोवृत्ति, भावना व संवेग को अच्छी तरह से समझते थे। ठीक है, तो ये जानते थे कि बच्चों को खेल बहुत ज़्यादा प्रिय होता है, इसलिए उन्होंने क्रियाकलाप को पाठ्यक्रम में जोड़ने की गुजारिश की थी। क्रियाकलाप इनके पाठ्यक्रम में होना चाहिए, भूगोल, संगीत, नाटक, शैक्षिक भ्रमण। ठीक है, बच्चों को घुमा उमा कर अगर चीज़ों को सिखाते हैं तो उनका भी इंटरेस्ट बना रहता है और नई नई चीज़ें भी वो सीखते हैं। तो ये भी चीज़ उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट थी जो इन्होंने शामिल करी। दूसरा फिर कहानी है, खेल है, इन आदि विषयों पर भी विशेष ध्यान दिया। गिजूभाई बघेला बच्चों की मनोवृत्ति जो होती है ना और संवेग होते हैं उन्हें अच्छे से समझते थे, इसलिए इन चीज़ों को इन्होंने अपने पाठ्यक्रम में शामिल किया था। अभी तक आपने देखा क्रियाकलाप नहीं शामिल किए किसी ने, कहानी, खेल वगैरह कोई शामिल नहीं कर रहा था, लेकिन इन्होंने किया, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है इनका पाठ्यक्रम। अब गिजूभाई बघेला के अनुसार शिक्षण विधियाँ कौन कौन सी होनी चाहिए? तो इन्होंने कहा कि बच्चों को आप खेल विधि द्वारा सिखाएं, अनुकरण विधि द्वारा सिखाएं, पुनर्बलन विधि द्वारा सिखाएं, ठीक है, कहानी या नाटक द्वारा सिखाएं, सुलेख विधि द्वारा सिखाएं। तो इन विधियों के द्वारा आप बच्चों को अच्छे से चीज़ों को समझा सकते हैं और बच्चे भी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को समझ सकते हैं। खेल विधि के माध्यम से आपको पता कि कोई भी चीज़ खेल विधि के माध्यम से सिखाई जाती है बच्चों को, तो वो अच्छे से चीज़ों को समझते हैं। या आप कहानी या नाटक के द्वारा बच्चों को समझाते हैं तो वो अच्छे से सीखते हैं। ठीक है, तो ये गिजूभाई बघेला ने शिक्षण विधियाँ, आप याद रखना कि इन्होंने कौन कौन सी शिक्षण विधियों को बताया है कि पाठ्यक्रम में होनी चाहिए, इन विधियों का यूज़ करना चाहिए शिक्षण में। गिजूभाई ने मॉन्टेसरी शिक्षण पद्धति का गहन अध्ययन किया तथा उसे भारतीय परिवेश के अनुकूल बनाया। उन्होंने बाल मंदिर की स्थापना की और माध्यम क्या होना चाहिए? मातृभाषा होनी चाहिए। तो ये चीज़ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि मॉन्टेसरी शिक्षा पद्धति जो मारिया मॉन्टेसरी ने दी थी उसका भारतीय परिवेश में किसने अनुकूलन किया था? तो वो गिजूभाई बघेला ने ही किया था। अगर क्वेश्चन 1 नंबर में पूछा जाता है कि मॉन्टेसरी शिक्षा पद्धति का किसने गहन अध्ययन किया और उसे भारतीय परिवेश के अनुकूल बनाया, तो वो थे गिजूभाई बघेला। और इन्होंने बाल मंदिर की स्थापना भी की थी। इस चीज़ को भी याद रखना, बाल मंदिर की स्थापना किसने की? तो गिजूभाई बघेला ने की। और इनके अनुसार माध्यम क्या होना चाहिए शिक्षा का? तो वो मातृभाषा होनी चाहिए कि बच्चों की जो मातृभाषा है उसी में उन्हें शिक्षा दी जाए। अब शिक्षक व छात्र का संबंध कैसा होना चाहिए? शिक्षक एक पुजारी समान है और छात्र देव हैं। उन्होंने मतलब गिजूभाई बघेला ने बच्चों को बाल देवो भवा की संज्ञा दी। क्वेश्चन 1 नंबर में ये पूछा जाता है कि बाल देवो भवा की संज्ञा किसने दी है? ठीक है, तो याद रखना गिजूभाई बघेला ने ही बच्चों को बाल देवो भवा की संज्ञा दी है। तो इन्होंने क्या कहा कि जो शिक्षक है वो एक पुजारी के समान है और जो छात्र है वो देवता है। ठीक है, देव है। उन्होंने कहा कि बच्चों को बाल देवो भवा की इन्होंने संज्ञा दी थी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है, 2016 में पूछा गया है कि बाल देवो भवा की संज्ञा किसे दी गई है? तो बच्चों को दी गई, किसने दी है? तो वो दी है गिजूभाई बघेला ने। और इनके अनुसार विद्यालय कैसा होना चाहिए? तो इन्होंने कहा कि विद्यालय एक मंदिर है। विद्यालय का जो वातावरण है वो सौहार्दपूर्ण व उल्लासमय होना चाहिए। ठीक है, ऐसा ना हो कि बच्चे अपनी में डूबे रहें, ठीक है, खाली बैठे हैं, कुछ बातें बोल नहीं पा रहे, अपनी बातें किसी से कर नहीं पा रहे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। विद्यालय एक मंदिर की तरह है। विद्यालय का जो वातावरण है वो सौहार्दपूर्ण और उल्लासमय होना चाहिए ताकि बच्चे खुलकर अपनी बातों को रख सकें। ठीक है, अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट विचारक जो हैं डॉक्टर राधाकृष्णन। आप सभी ने इनका नाम सुना होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं। और इन्हीं के जन्मदिन पर हम लोग क्या मनाते हैं? तो शिक्षक दिवस मनाते हैं 5 सितंबर को। ठीक है, आने वाला भी है, तो चलिए इनके बारे में देख लेते हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 में तमिलनाडु में हुआ था। वह एक महान शिक्षाविद थे और शिक्षक होने पर उन्हें गर्व था। 5 सितंबर को इनका जन्म दिवस शिक्षक दिवस के रूप में हम मनाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, राधाकृष्णन जी जो हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं 2 बार। ठीक है, तो डॉक्टर राधाकृष्णन जो थे इनका जन्म कब होता है? तो 5 सितंबर 1888 को हुआ तमिलनाडु में, और एक महान शिक्षाविद थे और इनके जन्मदिन पर हम शिक्षक दिवस मनाते हैं। इनके विचार क्या थे वो देख लेते हैं। प्रत्येक व्यक्ति ही ईश्वर की प्रतिमा है। मतलब जो प्रत्येक व्यक्ति है वो किसकी प्रतिमा है? तो ईश्वर की प्रतिमा है। धर्म का लक्ष्य अंतिम सत्य पर अनुभव है। समय मूल्यवान अवश्य है परंतु समय से भी मूल्यवान है सत्य। मानव का दानव बन जाना उसकी पराजय है। मानव का सही मानव बनना चमत्कार व मानव का मानव बनना उसकी विजय है। ठीक है, ये इनके विचार हैं। ये काफ़ी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप इन्हें रटें। ठीक है, बस याद रखना कि राधाकृष्णन जो थे उन्होंने जो विचार रखे अपने उसमें यह था कि जो प्रत्येक व्यक्ति है वो ईश्वर की प्रतिमा है। ठीक है, और धर्म का जो लक्ष्य होता है वो अंतिम लक्ष्य क्या है? वो अनुभव है। ठीक है, और इन्होंने कहा कि जो समय है वो बहुत मूल्यवान होता है और समय से भी मूल्यवान क्या है? तो सत्य है। ये इनका कहना था। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं अब क्या है।
राधाकृष्ण इतने इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें, ठीक है। गिजुभाई बघेल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में ज़रूर पढ़ लेना। राधाकृष्ण और क्या नाम है, स्वामी विवेकानंद के बारे में पढ़ लेना, और रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में पढ़ लेना, ये तीनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गुरुदेव के नाम से कौन विख्यात है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी गई है, ये चीज़ याद रखना कि गुरुदेव के नाम से कौन व्यक्ति विख्यात है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर। पांडिचेरी में किस शिक्षा शास्त्री ने आश्रम की स्थापना की थी, तो ये भी चीज़ याद रखना, श्री अरविंद घोष जो थे, इन्होंने पांडिचेरी में आश्रम की स्थापना की थी, श्री अरविंद घोष। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है कि प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षा व दिवा स्वप्न पुस्तक के लेखक कौन है, ठीक है। तो ये दोनों ही पुस्तकें हैं, पहली है प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षा और दूसरी पुस्तक का नाम है दिवा स्वप्न। ये दोनों ही पुस्तक के लेखक कौन है, तो गिजुभाई बघेल का है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इनका पूरा नाम शायद गिरजा शंकर करके है, उस चीज़ को भी देख लेना, ठीक है। अगर फुल फॉर्म भी आती है तो आप लिख सकते हैं, ठीक है, गिरजा शंकर करके है। और शॉर्ट फॉर्म क्या है कि तो गिजुभाई बघेल का। तो यहाँ पर भारतीय विचारक जो थे वो कंप्लीट होते हैं हमारे, और ये टॉपिक भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे क्या चीज़ें हैं। और आप सभी का रिजल्ट आ गया है, बहुत अच्छी बात है कि सभी के बहुत अच्छे नंबर आए हैं। आप सभी ने कमेंट्स में नंबर भी बताएं, काफ़ी अच्छे अच्छे मार्क्स हैं। कुछ लोगों की बैक भी लगी है, मैथ का पेपर थोड़ा सा टफ हो गया, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए। जिनकी मैथ अच्छी थी या थोड़े भी उन्होंने अच्छे से पढ़ा है, मैम ने बहुत अच्छे से मैथ्स पढ़ाई है, तो आप वो सभी अच्छे से कर लिए होंगे। लेकिन आपको डिप्रेस नहीं होना है, ठीक है। फेलियर का मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा फेल हो गए। कई अच्छे अच्छे होशियार लोग भी होते हैं जो फेल होते हैं ज़िंदगी में, तो आपको इतना परेशान नहीं होना है। जब नेक्स्ट ईयर, जब जो फर्स्ट सेमेस्टर के आपके लोग हैं, जो अभी एडमिशन होने वाले हैं जिनके, उनका जब फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर होगा तभी आपका भी पेपर हो जाएगा। तो आप इतना टेंशन मत लो उसकी। जिस सब्जेक्ट में आपकी बैक लगी है बस उसके नोट्स तैयार रखना, और उन नोट्स को इसलिए तैयार रखना और उन पर देखते भी रहना, ठीक है। उन्हें आपको पढ़ना है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम अगर बैक लग गई तो बहुत दिक्कत हो जाती है, फिर चलता रहता है ये सिस्टम। इसलिए अभी बैक क्लियर कर लेना जब नेक्स्ट टाइम पेपर हो इसका, और तैयारी करते रहना अच्छे से। और कई लोग ऐसे भी थे जो कह रहे थे कि 3 दिन पढ़कर मेरे 87% आ गए, 88% आ गए। तो अच्छी बात है कि कम पढ़कर आपका अच्छा परसेंटेज आ गया है, लेकिन आपको आगे दिक्कत होगी जब आप यूपी टेट की तैयारी करेंगे या सुपर टेट की तैयारी करेंगे, तो वही चीज़ें आपको दोबारा पढ़नी पड़ेंगी, तब आपको टाइम लगेगा। अगर आपने यहाँ पे 3 दिन दिए ना, तो वहाँ पर आपको 50 दिन देने पड़ेंगे। तो वही बात है, क्योंकि उसमें क्या रहता है कि 3 दिन में आप पढ़ते हैं तो जो चीज़ें आपने रटी हैं सीधा जाके आपने लिख दिया, लेकिन वो चीज़ें समझ में कितनी आई हैं अब बाद में भूल जाएंगे उस चीज़ों को। जब आप यूपी टेट की तैयारी करेंगे फिर वही मनोविज्ञान आएगी आपके सामने, जो मैंने आपको अभी पढ़ाई थी, ठीक है, वो सारी चीज़ें आएंगी। और जो सुपर टेट में आपको पता है कि 14 सब्जेक्ट होते हैं, तो यही सारी चीज़ें आपको फिर से पढ़नी पड़ेंगी। तो अभी अच्छे से पढ़िए। और चलो फर्स्ट सेमेस्टर का तो ऐसा था कि आप ज़्यादा नहीं भी पढ़ते तब भी आप बना बना कर लिख सकते थे, लेकिन अगर सेकेंड सेमेस्टर में आप नहीं पढ़ेंगे तो आपको दिक्कत होगी, क्योंकि मैकाले का नाम आपने नहीं सुना होगा, हंटर कमीशन का नाम नहीं सुना होगा। क्या लिखेंगे अगर हंटर कमीशन के बारे में आ गया कि हंटर कमीशन ने क्या सुझाव दिए थे, या जो DS कोठारी हैं उन्होंने किस आयोग की स्थापना की थी, ठीक है, नई शिक्षा नीति कब आई, ये सारी चीज़ें आएंगी। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आएगा, DSS भी आएगा, कई चीज़ें हैं। तो आपको सेकेंड सेमेस्टर अच्छे से पढ़ना है। इसमें आप 3 दिन के लिए मत बैठना कि हम 5 दिन में क्लियर कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो तैयारी करते रहिए, लगे रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।